मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मधु है और उसको जबरदस्ती तैयार किया जा रहा होता है ताकि उसको धंधे पे बिठाया जा सके। मधु को जबरदस्ती किसी कस्टमर के लिए तैयार किया जा रहा होता है क्योंकि ये एक कोठा है और कोठे की ओनर रश्मि बाई है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि मधु का मिसयूज करता है। मधु को यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मधु रात दिन यही चिल्लाती है कि मुझे इस कोठे पे नहीं रहना और अपने घर जाना है। रश्मि बाई से कहा जाता है कि अगर कोई औरत मधु को ठीक कर सकती है तो वो है गंगूबाई, तो हमें गंगूबाई को यहाँ पे फौरन बुलवाना चाहिए। और फिर गंगूबाई को बुलवा लिया जाता है और अब एंट्री होती है इस स्टोरी के मेन लीड कैरेक्टर की, जो कि है गंगूबाई। गंगूबाई अपनी गाड़ी से नीचे उतरती है तो लोग उसकी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। रश्मि बाई गंगूबाई से कहती है कि जो नई लड़की आई है मधु, उसने हमें बहुत परेशान किया हुआ है, तो फौरन से गंगू मधु के पास चली जाती है और वहाँ हम देखते हैं कि मधु को जंजीरों में कैद करके रखा गया है। गंगू उसे पानी पिलाती है और कहती है कि जो एक बार कमाठीपुरा में आ जाता है वो फिर वापस नहीं जा सकता। गंगू उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आई, और वो बताती है कि मेरा प्रेमी मुझे यहाँ पे छोड़ गया है। ये सुनने के बाद गंगू हंसने लगती है क्योंकि ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था। और फिर गंगू अपनी कहानी मधु को बताने लगती है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। गंगा बैरिस्टर की बेटी थी जो कि काठियावाद में रहती थी। नवरात्रि का दिन था और गंगा गरबा खेल रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे और तभी इसका प्रेमी इसको अंदर बुलाता है और वो बताता है कि मैंने कैसे भी करके मुंबई के 2 टिकट अरेंज कर लिए हैं। दरअसल गंगा बचपन से फिल्म स्टार बनना चाहती थी। वो गंगा से कहता है कि वहाँ पे सारी चीजें सेट हो गई हैं और तुम्हें देव आनंद के साथ मूवी में काम करने का मौका मिलेगा। तो गंगा ये सब कुछ अपने घर वालों को बता देना चाहती है, लेकिन वो ऐसा करने से उसको रोक देता है क्योंकि अगर उसके घर वालों को पता चल गया कि गंगा फिल्म करने के लिए मुंबई जा रही है तो हो सकता है वो उसको जाने की इजाजत ना दें। और फिर गंगा का प्रेमी अपनी मीठी मीठी बातों में उसको फंसा के वहाँ से लेके निकल जाता है। गंगा को ये मालूम नहीं था कि वो जिससे प्यार करती है वो ही उसको कुएं में धक्का देने वाला है। गंगा मुंबई के लिए निकल तो जाती है, लेकिन वो बहुत परेशान होती है कि मेरे घर वाले मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। मुंबई पहुंचने के बाद रमलीक उसे एक बड़े से घर में लेके आता है और उसको ये कहता है कि ये मेरी मासी का घर है। गंगा को वहाँ पहुँच के और वहाँ का माहौल देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, लेकिन रमलीक उसे कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं मासी से मिल के आ रहा हूँ। लेकिन अफसोस वो उसके बाद वहाँ पे फिर वापिस कभी नहीं लौटा। वो गंगा को एक वैश्य खाने में बेच के चला गया और फिर गंगा की मुलाकात शीला मासी से होती है जो कि इस कोठे की मालकन है और शीला इसको यहाँ धोखे से एक कमरे में बंद कर देती है। 3 दिन तक लगातार इसको इसी कमरे में बंद रखा जाता है और फिर शीला इसके पास आती है और इसको बताती है कि इसका प्रेमी इसको 1000 में यहाँ बेच के चला गया। और शीला कहती है कि ये मेरा कोठा है और यहाँ पे मेरी ही चलेगी। अगर 3 दिन में तुम यहाँ धंधे पे नहीं बैठी तो लोग यहाँ पे जबरदस्ती के भी पैसे देते हैं। अब गंगा पे कमाठीपुरा का धब्बा लग चुका था। अगर वो घर जाती भी तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और कुछ दिनों के बाद गंगा धंधे पे बैठने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ की लड़कियाँ उसे ट्रेन करती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे पैसे कमाने के लिए इन लोगों को अपना आप बेचना पड़ता है। खैर शीला मासी गंगा को बताती है कि तुम्हारा पहला कस्टमर तुम्हें 20% ज्यादा दे के चला गया है। गंगा वो पैसे लेके अपनी पहली कमाई को जला देती है। वो कहती है कि अब मैं गंगा से गंगूबाई बन चुकी हूँ और सेठ ने मुझे ये नाम दिया है और ये भी कहा है कि तुम एक दिन कमाठीपुरा पे राज करोगी। और उन पैसों में वो पुरानी गंगा को जला देती है। गंगू को यहाँ आए 1 साल बीत जाता है और उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी कीमत का अंदाजा हो जाता है। एतवार का दिन होता है और शीला मासी लड़कियों से कहती है कि चलो धंधे पे बैठो, लेकिन गंगू कहती है कि आज लड़कियां धंधे पे नहीं बैठेंगी। एतवार की छुट्टी तो हर दफ्तर में भी होती है, तो आज के दिन ये सारी लड़कियां मेरे साथ सिनेमा देखने जाएंगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि ये सारी लड़कियां गंगू के साथ फिल्म देखने के लिए जाती हैं। सारी लड़कियां बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार गंगू की वजह से फिल्म देखने के लिए आई थी। और वहाँ पे पहुँचते ही एक लड़का गंगू के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। गंगू उसके मुँह पे थप्पड़ मारती है और कहती है कि क्या हम लोग एक दिन भी चैन से छुट्टी नहीं मना सकती। फिल्म देखने के बाद ये सब लड़कियां जब कोठे पे वापस आती हैं तो एक लड़की गंगू से कहती है कि मुझे चिट्ठी लिखवानी है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां थी उन सब में से पढ़ी लिखी गंगू ही थी। गंगू अभी चिट्ठी लिखना शुरू ही करती है तो लड़की कहती है कि सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगूंगी। दूसरी लड़की कहती है कि नादान समझ के मुझे माफ कर देना, मैंने आपका दिल दुखाया। तभी वहाँ पे तीसरी लड़की बोलती है और कहती है कि काश मैं घर छोड़ते वक्त आप लोगों से एक बार मिल पाती। और फिर आखिर पे गंगू कहती है कि काश आप लोग उस दिन मुझे रोक लेते। यहाँ पे चिट्ठी तो एक लड़की लिखना चाहती थी, लेकिन सभी का दर्द और सभी की कहानी एक जैसी थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीला मासी गंगू के पास आती है। सभी लड़कियाँ सो रही होती हैं और वो गंगू से कहती है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है जिसका नाम शौकत अली
वाली है। गंगू कहती है कि अभी तो 3 या 4 बज रहे हैं, लेकिन शीला मासी कहती है कि हम लोगों का कोई टाइम नहीं होता और वो शीला मासी को गंगू के डबल पैसे दे रहा था। और जैसे ही गंगू उसके पास जाती है तो वो उसे बुरी तरह से मारने पीटने लग जाता है और वो गंगू को नोच खाता है। गंगू काफी चिल्लाती है, उसकी आवाज सुन के सभी लड़कियां वहाँ पे पहुँच जाती हैं। शीला मासी जानती थी कि वो आदमी ठीक नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करती है ताकि गंगू की अकड़ को खत्म किया जा सके। वो गंगू को अधमरी हालत में छोड़ता है और फिर लड़कियां गंगू को बताती हैं कि जिस आदमी ने तुम्हारे साथ ये किया ये लाला के लिए काम करता है और लाला एक इंसाफ पसंद आदमी था। लोग उसके नाम से भी डरते थे और गंगू अब इंसाफ मांगने के लिए लाला के पास जाती है। गंगू लाला से मिलने के लिए उनके घर पे जाती है और लाला से कहती है कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ उनके आदमी ने किया है। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि गंगू के पूरे जिस्म पे स्टिचेस लगे हुए होते हैं। करीम लाला को गंगू का दुख समझ आ जाता है और वो उसी वक्त अपने एक आदमी को जिसका नाम बिलाल है कोठे के नीचे खड़ा कर देता है ताकि बिलाल वहाँ पे नजर रखे। अगर वो आदमी फिर आता है तो वो लाला को इतला करे। लाला को इतला देने के बाद गंगू उस आदमी के पास चली जाती है और इस बार वो आदमी गंगू के लिए 4 गुना पैसे देने को तैयार था और फिर से वो आदमी गंगू को मारना पीटना शुरू कर देता है। और इतला मिलने पे लाला थोड़ी देर ताकि अपने आदमियों के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। लाला के आदमी उसको वहाँ से खींच के बाहर निकालते हैं। लाला उसको इस कदर पीटता है कि वो मौके पे ही मर जाता है। और उसी दिन से गंगू लाला की बहन बन चुकी थी और अब वो अपनी मर्जी चलाती थी। शीलाबाई की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लग जाती है और हम देखते हैं कि अगले ही दिन शीलाबाई मर जाती है। शीला की मौत के बाद वो उसके सारे आदमियों को भेज देती है और कहती है कि आज से हम लोग अपना ख्याल खुद रखेंगे। सभी लड़कियां गंगू के पास आती हैं और उसे कहती हैं कि आज के बाद तुम कभी धंधे पे नहीं बैठोगी और उसके लिए एक सफेद साड़ी लाती हैं और कहती हैं कि आज से तुम हमारी घरवाली होगी। दरअसल घरवाली उसे कहा जाता है जो कोठे को संभालती है और फिर यहाँ से गंगू को गंगूबाई बना दिया जाता है। और फिर यहाँ से स्टोरी पास्ट से प्रेजेंट में आती है। दरअसल वो मधु को बता रही थी कि वो कैसे गंगा से गंगूबाई बनी। गंगूबाई मधु को 2 ऑप्शन देती है, एक यहीं कोठे पे रहने का और दूसरा मौत का। मधु उन दोनों में से मौत को कबूल करती है। अब गंगूबाई को भी समझ आ चुकी थी कि मधु यहाँ पे नहीं रुकेगी, इसीलिए वो मधु को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। रश्मिबाई कहती है कि तुम इसे कैसे लेके जा सकती हो, मैंने इसे 10,000 रुपए में खरीदा है। और फिर गंगूबाई कहती है कि कल तुम मेरे घर आके इसके बदले में मेरे से 10,000 रुपए लेकर जाना। गंगू मधु को लेके जाती है और अपने आदमियों से कहती है कि सही सलामत इसको इसके घर पे पहुंचा के आओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम रजाक है वो गंगूबाई के ब्लाउज का नाप लेने के लिए कोठे पे आता है और गंगूबाई पहली नजर में ही उसको दिल दे बैठती है और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की केमिस्ट्री आगे बढ़ती रहती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि इलेक्शन काफी नजदीक है और गंगू को हर हाल में ये इलेक्शन जीतना था। ये इलेक्शन कमाठीपुरा की प्रेसिडेंट का था। कमाठीपुरा की प्रेसिडेंट यानी के बड़ी घरवाली। और अगर गंगूबाई इलेक्शन जीत जाती है तो पूरा कमाठीपुरा गंगूबाई के अंडर होगा। और गंगूबाई के मुकाबले में खड़ी हो रही है रजिया बाई जो कि हर बार से इलेक्शन जीतती आ रही है और रजिया बाई को हराना नामुमकिन है, लेकिन गंगू भी ठान लेती है कि इस बार का इलेक्शन उसी को जीतना है। ईद का दिन होता है और गंगू लाला के पास जाती है। लाला उससे पूछते हैं कि किस काम के लिए आई हो और वो बताती है कि इलेक्शन सर पे है, मुझे इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए। लाला गंगू से पूछते हैं कि कितने पैसे चाहिए। गंगू पैसे लेने से इनकार कर देती है और बोलती है जो आपकी कमाठीपुरा में शराब की दुकान है मुझे उसमें हिस्सेदारी चाहिए। गंगू ये सोचती है कि कमाठीपुरा में जो शराब की दुकान है उससे मुझे काफी फायदा होगा क्योंकि जो लोग कोठे पे आएंगे उन्हें वहीं से शराब मिल जाएगी, इसको डबल मुनाफा मिलेगा और इलेक्शन भी ये जीत जाएगी। लाला ने गंगू को बहन बोला था, इसीलिए वो ये कह के इनकार कर देता है कि मैं बहन से शराब का बिजनेस नहीं करवा सकता, लेकिन गंगूबाई के इरादे नेक होने की वजह से लाला उसको हाँ बोल देते हैं। गंगूबाई ये सब कुछ कमाठीपुरा की औरतों के लिए कर रही थी ताकि वो इलेक्शन जीत के सभी औरतों को उनका हक दिलवा सके। अगले सीन में रजाक गंगूबाई से मिलने के लिए आता है और ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। रजिया बाई गंगू के कोठे पे रेड मरवाती है, लेकिन गंगू पुलिस को डबल पैसे दे के उनका मुंह बंद करवा देती है। गंगू बाई अपनी लड़कियों के साथ कैफे में खाना खा रही होती है, तभी वहाँ पे रजिया आती है और गंगू को धमकी देती है कि इलेक्शन से बाहर हो जा क्योंकि कमाठीपुरा रजिया बाई का है और रजिया बाई का ही रहेगा। और वो ऐलान करती है कि आज शाम को मैंने भाषण देना है तो तुम सब लोग मेरे मोहल्ले में जरूर आना। लेकिन गंगू बाई चलती है एक चाल, वो अपने मोहल्ले में बड़े पर्दे पे देव आनंद की एक फिल्म लगवा देती है क्योंकि उस
जमाने में बड़े पर्दे पे फिल्म देखना सभी का ख्वाब था और फिर सारा कमाठीपुरा वहाँ पे जमा हो जाता है। दूसरी तरफ रजिया बाई का सारा मोहल्ला खाली का खाली रह जाता है, कोई भी उसका भाषण सुनने के लिए नहीं आता और अब ये सब कुछ रजिया बाई से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर गंगू बाई आती है और वो रजिया को खूब सुनाती है। रजिया बाई भी गंगू से कह देती है कि रजिया बाई को हराना और कोठे पे डोली लाना दोनों ही आसान काम नहीं है। अगले दिन गंगू छत पे होती है और वो देखती है कि एक लड़की पिंजरे में बंद है। दरअसल ये लड़की भी एक कोठे वाली की ही थी। इसकी माँ इसे इसलिए पिंजरे में बंद रखती थी कि किसी मर्द की नजर इसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि वो खुद तो कोठे वाली थी लेकिन वो अपनी बेटी को इस धंधे पे नहीं बिठाना चाहती थी। लड़की की माँ गंगू से कहती है कि इसकी शादी की उम्र हो गई है लेकिन मैं इसको कभी कोठे पे नहीं बिठाऊंगी बल्कि इसको जान से मार दूंगी। ये सब कुछ सुनने के बाद वो इस लड़की का रिश्ता लेके फौरन से रजाक के घर चली जाती है। वही रजाक जिसको गंगू अपना दिल दे बैठी थी। रजाक इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था कि वो गंगू को पसंद करता है और गंगू भी उसे पसंद करती है। रजाक के अब्बू कहते हैं कि एक कोठे वाली हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है। गंगू रजाक की आंखों में आंखें डाल के कहती है कि वाकई ही एक कोठे वाली आपके घर की बहू कैसे बन सकती है। गंगू ये सब कुछ उस मासूम बच्ची को बचाने के लिए और कमाठीपुरा की औरतों के लिए कर रही होती है। रजाक गंगू से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, तो इस पे गंगू कहती है कि कमाठीपुरा की औरतों के हक के लिए ये 100 रजाक कुर्बान करने के लिए तैयार है। और फिर कमाठीपुरा में वो होता है जो किसी ने आज तक नहीं सोचा था। रजाक बारात लेके कमाठीपुरा के कोठे पर आता है और वहाँ की सारी लड़कियाँ ये नजारा अपनी आंखों से देख रही थी। फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है और अगले ही दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और गंगूबाई इलेक्शन जीत जाती है। इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ की 4000 औरतें गंगूबाई का शुक्रिया अदा करती हैं और ये अब अपना सब कुछ गंगूबाई को मान चुकी थी। पूरे 12 साल बाद जब गंगू अपने घर फोन करती है तो इसको अपनी माँ से मालूम होता है कि इसके पिता नहीं रहे। इसके पिता इस कदर इससे नफरत करते थे कि उन्होंने मरते वक्त गंगा जल भी अपने मुंह में नहीं लिया क्योंकि उसमें गंगा का नाम आता था। अगले सीन में हम लाला को देखते हैं जो कि गंगू को बुलवाते हैं और वहाँ पे 2 आदमी और भी बैठे थे। दरअसल ये कमाठीपुरा को खाली करवाना चाहते थे क्योंकि कोठे के पीछे एक स्कूल है और ये लोग नहीं चाहते थे कि कोठे का गंदा असर स्कूल के बच्चों पे पड़े। इस बात पे गंगू कहती है कि अगर कोठे के पीछे स्कूल है तो उस बात का अच्छा असर कमाठीपुरा के मर्दों पे क्यों नहीं पड़ता। खैर लाला इन आदमियों को भेज देते हैं और गंगू से कहते हैं कि मैं इस मसले को संभाल लूंगा। तो ये मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकता है लेकिन गंगूबाई इस मामले में भी पीछे नहीं हटती। स्कूल वालों का एक ही मकसद होता है कि कमाठीपुरा को खाली किया जाए। खैर गंगू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कोठे के सारे बच्चों को लेके स्कूल में पहुंच जाती है और प्रिंसिपल से कहती है कि मैं इन बच्चों का एडमिशन करवाना चाहती हूँ। गंगू प्रिंसिपल से कहती है कि तुम्हारा स्कूल सिर्फ 20 सालों से चल रहा है लेकिन कमाठीपुरा यहाँ पे 100 सालों से चलता आ रहा है। यहाँ पे एक रिपोर्टर भी था जो कि प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ था। गंगू जब प्रिंसिपल से कहती है कि कोठे के बच्चों का भी तालीम का हक है तो वो रिपोर्टर गंगू की बातों से काफी इम्प्रेस होता है। अगले दिन वो रिपोर्टर कोठे पे जाता है गंगूबाई का इंटरव्यू लेने के लिए और गंगूबाई ने जिन बच्चियों को स्कूल भेजा था टीचर उन्हें मार के वहाँ से भगा देती है क्योंकि वो कोठे की बच्चियाँ थी इसलिए। और फिर वो रिपोर्टर गंगूबाई के साथ उन तमाम बच्चियों की फोटो लेता है और वो रिपोर्टर गंगूबाई की मदद करने के लिए वो फोटो मैगजीन में पब्लिश कर देता है। अगले ही दिन वो रिपोर्टर मैगजीन लेके आ जाता है और वो गंगूबाई को बताता है कि इस मैगजीन के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। रिपोर्टर गंगूबाई को बताता है कि यहाँ पास में ही एक रैली है, आपको अपने हक के लिए उसमें आना होगा और बोलना होगा। गंगू उस मैदान में पहुँच जाती है जहाँ पे बड़े बड़े लोग अपना भाषण देने वाले थे। यहाँ पहुँच के वो अपनी बात सबके सामने रखती है। ये कहती है कि भले ही हम कोठे वाली हैं लेकिन हमारे बच्चों को भी इस समाज में तालीम का पूरा हक मिलना चाहिए। गंगू जब कमाठीपुरा की औरतों के हक के लिए बोलती है तो सभी लोग उसकी बातों से सहमत होते हैं और वहाँ उसके लिए तालियां बजाते हैं। अब गंगूबाई काफी फेमस हो चुकी थी। अगले ही दिन गंगू से मिलने के लिए एक नेता आता है और कहता है कि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करो, लेकिन गंगू इसे कहती है कि पहले कमाठीपुरा की औरतों का हक दिलवाओ और इसी नेता के जरिए से वो प्रधानमंत्री तक पहुँचती है और अब वो पीएम से कमाठीपुरा की औरतों के हकूक मांगती है और पीएम गंगू की मदद करने के लिए हामी भरते हैं। गंगूबाई ने कमाठीपुरा की उन 4000 औरतों के लिए काफी जद्दोजहद की और उनके हकूक भी दिलवाए। गंगूबाई महान नहीं थी लेकिन वो शैतान भी नहीं थी। गंगूबाई का नाम तारीख की किताबों में तो नहीं होगा लेकिन कमाठीपुरा की गलियां अपनी तारीख याद रखती हैं। कमाठीपुरा की गलियां बताती हैं कि गंगूबाई के रहते हुए एक भी औरत बेघर नहीं हुई। सफेद साड़ी सोने की दांत सोने के जैसे दिल वाली गंगूबाई जिसने वैश्याओं को कानूनी दर्जा दिलवाने की कोशिश की, जिसने बदनाम गली को एक नाम दिया। इसी के साथ ये मूवी
मूवी यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। शुक्रिया।